हाँ जी, शांत हो जाओ पहले तो सारे लोग। लास्ट टॉपिक कितना करा दिया था एक बार मुझे बताएंगे? बैठ जाओ, ज्यादा पानी पियोगे फिर इधर जाना पड़ेगा। पीओके के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, मुझे यहाँ पे जो लिखा है और लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, ऐसे ही है? लास्ट पॉइंट क्या लिखा है सियाचिन ग्लेशियर में? ग्लेशियर का मतलब क्या होता है समझ आ गया था सारे लोगों को? पक्का? पिछले रिवाइज कर लें 5 मिनट में। क्या चीज? पहले तो बैठो, जल्दी बैठ जा। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों को आंसर बताना। विश्व का सबसे नया पर्वत कौन सा है? क्या उत्तर भारत में ज्यादा भूकंप आती है दक्षिण भारत में? क्यों? फॉल्ट लाइन की वजह से। क्या दिल्ली में भूकंप आने की संभावना रहती है? क्यों? क्योंकि फॉल्ट लाइन उत्तराखंड और दिल्ली और गुड़गांव ये पूरा कनेक्टेड है, हाँ या ना? अगर कोई ये पूछता है कि दिल्ली में बार बार भूकंप आने के पीछे कारण क्या, तो आपको आंसर क्या बताना है? फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। क्या बताना है? या फिर उससे बेहतर ये होगा कि आप ये बताओ द मूवमेंट ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट। आगे बात समझ में? दूसरे क्वेश्चन पर आ जाओ। और क्या बताया था मैंने, मुझे खुद याद नहीं है। भारत में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड? भारत पहले किससे जुड़ा हुआ था? कौन से कॉन्टिनेंट से? और प्रेजेंट टाइम में? पहले दक्कन का पठार बना या हिमालय? पहले मिनरल बेल्ट का फॉर्मेशन हुआ या हिमालय का? मिनरल बेल्ट का। क्या कारण है कि हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन ईस्ट से शुरू हुआ? क्योंकि मिनरल्स कहां ज्यादा हैं? ईस्ट में, वेस्ट में? वेरी गुड, मेहनत कर रहे हो। कितने दिन? नया बैच 1 महीने बाद बिल्कुल शांत हो जाओगे, फिर ये पूछोगे सर सिलेबस कितने दिन में फिनिश होगा। ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं? सब जीएस वीएस इन सबसे जिंदगी में पहली बार पाला पड़ा है। जीएस का अगर सिलेबस उठा के देखोगे ना तो आपको डर लगेगा। आपके माइंड में ये फीलिंग आएगी कि लगभग 200 पेज के एक सब्जेक्ट के नोट्स बन के जा रहे हैं, तो इतना सब कुछ कैसे तैयार होगा? उसका इलाज एक ही है, कितना क्या पढ़ना है वो सब बात की बात है। क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आना चाहिए, उतना याद करते चलो। एक्स्ट्रा कहीं भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे आपके सीनियर होंगे, बेरोजगार सीनियर जो होते हैं, वो सजेशन ज्यादा देते हैं कि भाई ये पढ़ ले, यहां से पढ़ ले, कुछ मत सोचो। क्लास में जो कराया जा रहा है, क्योंकि हम खुद उतना हमें पता होता है कहां से पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। एनीवे, सियाचिन ग्लेशियर लास्ट कराया मैंने, ऑपरेशन मेघदूत लिखा था इसमें। ठीक है, नया कंट्री हेडिंग डालो, चाइना नहीं, एक सेकंड, अफगानिस्तान हेडिंग डालो, अफगानिस्तान। बोर्ड पे देखो ध्यान से, लिखने का मैं टाइम दूंगा, चाहोगे तो लैंग्वेज में भी लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड पे देखो ध्यान से। ये पूरा का पूरा एरिया किस नाम से जाना जाता है? बोलो भाई, कौन सा एरिया है? इसी को कहा जाता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इतनी बात समझ आ गई? और ये जो येलो लाइन है इसको क्या कहा जाता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। और इसी में मैंने आपको एक पॉइंट और लिखाया था, अगर याद हो तो, यहां पर एक प्लेन्स पड़ता है, सांदुर प्लेन्स, याद आ रहा है? किसके लिए फेमस है? वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलो ग्राउंड। यहां पर एक घाटी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड हुंजा। कौन सी वैली? किसके लिए फेमस है? ब्यूटी के लिए फेमस है। अबे ब्लू पॉइंट ऑफ अर्थ है कि ब्यूटी, हर जगह ब्यूटी। इंस्टाग्राम की उत्पत्ति यही हुई थी। यहां से और आगे बढ़ेंगे तो फिर यहां पे एक और मैंने पॉइंट बताया था आपको, सक्शगम वैली लिखा है, किसकी थी? अबे पाक की क्यों होगी? कमाल कर रहे हो यार, मतलब मैंने बताया मुझे ही सुनने को तैयार नहीं हो। इंडिया की थी 1947 से पहले। 1947 में अधिकार किसने कर लिया? पाकिस्तान ने। और 1963 में पाकिस्तान ने किसको दे दी? चाइना को। क्लियर है? ठीक है। अब अगर आप अफगानिस्तान का मैप देखोगे तो यहां से ना कुछ ऐसा देखो, यहां नीचे की तरफ से ये जो कंट्री जा रहा है ये है पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान के ऊपर वाला जो ये सेक्शन है, ये यहां कंट्री है, इसका नाम है अफगानिस्तान। आगे बात समझ में? अब अगर कायदे से आप देखोगे तो अफगानिस्तान का बॉर्डर क्या इंडियन गवर्न टेरिटरी के साथ शेयर होता है? पीओके वाले के साथ शेयर होता है। तुम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि भारत के साथ सीमा साझा नहीं होती? होती है, क्योंकि विवादित क्षेत्र है। अगर हम ये कहना शुरू कर देंगे कि अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर शेयर नहीं होता, इसका मतलब है कि डायरेक्टली हमने हार मान ली और पाकिस्तान को पूरा एरिया दे दिया। आगे बात समझ में? अब एक पॉइंट याद रखना आप हमेशा, देखो ये एक लाइन है और इस लाइन का जो नाम है वो क्या नाम है? तो आपका आंसर होगा डूरंड लाइन। क्या नाम है? अब डूरंड लाइन के नीचे एक कंट्री है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का बॉर्डर फिनिश हो गया, यहां पे बॉर्डर शुरू हो गया इंडिया का। जबकि इसके लाइन के ऊपर जो कंट्री है वो कौन सा है? अफगानिस्तान है। कौन सा कंट्री है? अब अगर आपसे ये पूछ ले कि एक बात बताओ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? आंसर क्या होगा? और अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सी लाइन है? दोनों का ही आंसर क्या होगा? और इसके साथ बॉर्डर शेयर कितना होता है? तो आपका आंसर होगा शॉर्टेस्ट बॉर्डर लेंथ है 106 किलोमीटर। आगे बात समझ में? लिख दो इस बात को, लिखो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। इसके साथ कोई डिस्प्यूट होगा? क्या डिस्प्यूट होगा? बेचारा खुद तालिबान का मारा हुआ है। देखा था कुछ दिन पहले वो मॉल में घुस गए थे, उसमें वो रिक्शे विक्शे चलाते फिर रहे थे वो। हाँ हाँ, लिखो इसमें अफगानिस्तान में बॉर्डर शेयर विद लद्दाख, बॉर्डर शेयर विद लद्दाख। आप इस पेज को फोल्ड करके क्यों लिख रहे हैं? पहला दिन आज क्लास में तो रजिस्टर ही नहीं लिया? चल मैं दिलवा दूंगा, चल। हाँ मतलब कोई इतना आसान काम थोड़ी रजिस्टर्ड लेना। बत्रा पे जाकर रजिस्टर्ड कराएगा पहले, फिर रजिस्टर्ड मिलेगा। कोई बात नहीं, लिखो। मैंने पहले दिन भी समझाया था, जीएस कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है इनको बार बार पढ़ोगे आप। नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, कुछ एडिशनल आपको नया पॉइंट मिलता है ऐड कर दो आप बस। अचानक से कौन आ गया? लिखो लिखो,
कहां गया था विमल खाने? अफगानिस्तान में लिखो, निकल जाने दे भाई, उसको परेशान कर रहा है, इतनी वैसे भी लेट आया वो। 106 मतलब शेयर बॉर्डर विद लद्दाख, ब्रैकेट में लिख देना गिलगिट बाल्टिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान जी। अफगानिस्तान हेडिंग डालनी थी, उसमें लिखना था शेयर बॉर्डर विद लद्दाख, ब्रैकेट में गिलगिट बाल्टिस्तान। हिंदी वालों लिख लिया? आगे लिखो, इसी में कोई डिस्प्यूट वगैरह कुछ नहीं, लिखो डूरंड लाइन सेपरेट, डूरंड लाइन सेपरेट इट, डूरंड लाइन सेपरेट इट, बस इतना लिख दो। डूरंड रेखा इसे अलग करती है, डूरंड रेखा इसे अलग करती है, ठीक है। नया कंट्री हेडिंग डालो चाइना, बस लड़ाई आप करा दो, पढ़ा मैं दूंगा। वैसे कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, तो बस क्या चक्कर ये ना, इसमें वो आ रहा है ना बीच में गिलगिट बाल्टिस्तान, और वैसे कायदे में देखा जाए तो जबरदस्ती पढ़ रहे हैं हम इसको, बॉर्डर शेयर होकर इंडिया के साथ। अब देखो ध्यान से, आगे जो मैं बता रहा हूं लिखना मत, पहले समझना। ठीक है, बात नहीं भाई, मैंने कितनी बार कहा बात करनी है क्लास में तो मुझसे करनी है बस, बाद बाकी हमें कोई लेना देना नहीं, नीचे कौन सा भारत है कैसे क्या है। देखो ध्यान से, अगर आप यहां से भाई अगर हम देखेंगे तो ये वाला कंट्री कौन सा है, दिख नहीं रहा, अब दिखा, दिखना भी नहीं चाहिए, बहुत छोटा है। ये कंट्री कौन सा हो गया, और यहां पे जो ये कंट्री है कौन सा है, भूटान, वेरी गुड। इससे ऊपर कंट्री कौन सा है, ये है चाइना, छोटी छोटी आंखों वाले, बहुत खतरनाक है। जब आप ज्योग्राफी को डिटेल में पढ़ोगे ना तो वहां पे थॉट्स आते हैं, थॉट्स का मतलब ये होगा कि मेरा मानना है, आप गलत नहीं ठहरा सकते हो। तो इनके बारे में थॉट्स ये दिया गया था कि जितने भी ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, मॉइस्ट क्लाइमेट होने की वजह से वहां पे इंसेक्ट्स ज्यादा होते हैं, कीट पतंग ज्यादा होते हैं, तो उनसे बचने के लिए अपनी आंखों को ये आधा खोलते थे। जेनेटिकली चेंज हुआ, फिर परमानेंट इनकी आंखें आधी खुलने लग गई। अब ऐसे एक वैज्ञानिक का कहना है, उसने कहा जी मेरा थॉट है, चैलेंज कैसे कर दोगे। ये तो वो बात होगी कि आप कितनी भी अच्छे इंसान हो, मैं नहीं मान रहा, क्या कर लोगे, किससे, मेरी पूरी खुलती है, मुझे नहीं पता क्या होता है। मैं जितना बताऊंगा उससे ज्यादा डिटेल में जाना ही नहीं है, ये और दिमाग में उठा लेना। हाँ, मैं जो बता रहा हूं बस वो लास्ट है। अब ध्यान से सुनना, ऊपर कौन सा कंट्री है, नीचे, और फिर इनके बीच में एक देश हुआ करता था, दैट इज कॉल्ड तिब्बत। अब समस्या क्या थी, समस्या ये थी कि नेपाल वाले जो थे बहुत खुरापाती थे, गोरखा सुने, गोरखा सैनिक सुने भाई, 5 सेकंड में आदमी को मारते, इतने खतरनाक होते हैं। इनका अलग ही स्वैग चल रहा था, जब मन में आया तिब्बत वालों को पीट दिया। पूछा क्या हो गया, बोले वैसे ऐसे पीट दिया। अब आप एक बात बताओ, कॉलेज की लड़ाई ले लो, मोहल्ले की लड़ाई ले लो, होता क्या भाई साहब, या तो आप मिलने वालों को बुलाओगे, रिलेटिव को बुलाओगे, जी हम कमजोर पड़ गए। तिब्बत ने यह सोचा, 1906 की बात है, कि अगर चाइना हमारी मदद कर देता है तो मैं नेपाल से पूरी तरह से बदला ले पाऊंगा। और जब आप किसी से मदद मांगने जा रहे होते हो ना, तो आप अपनी कमजोरी को उजागर कर रहे होते हो। बोले हाँ या ना, बात है 1906 की। उस टाइम पे जो चाइना में शासक था उसका नाम था माचू शासक। बेटे किसी के नाम पे हंसते नहीं है, कितने प्यार से रखा होगा उसके मम्मी पापा ने नाम, लड्डू बटे होंगे जब पैदा हुआ होगा। 1906 में पढ़ाने दोगे जब ही पढ़ाऊंगा, नहीं लिखा के खत्म कर दूंगा। सुन लो, मजे की बात नहीं है, देखो अभी क्या हालत होगी, कोई बर्बाद हो रहा है तुम हंस रहे हो। दोबारा सुनो, तिब्बत को कौन मारता था, और तिब्बत ने मदद किससे मांगी, माचू शासक के पास तिब्बत वाले पहुंचे, जी मदद कर दो हमारी। बोले क्या दिक्कत है, जी रोज मारते हैं। बोला तो रोज मारते हैं तो फिर कब तक मदद करेंगे तुम्हारी, एक काम करते हैं ना, परमानेंट आज के बाद तिब्बत तुम्हारी तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। बोले जी बस ऐसा ही कर दो। कह रहा नेपाल वालों के पास भाई सब सीधा फोन कर दिया, कह रहे हमारी सीमा यहां तक है, अब हमारा बॉर्डर अब आपकी बॉर्डर से शेयर होता है, कुछ भी हुआ अगर यहाँ पे तो ये मान लेना सीधा चाइना से हुआ है। 1906 से लेकर 1912 तक यही सिलसिला चलता रहा, यानी कि हम यूं कह सकते हैं चाइना इन्वेडेड द होल रीजन ऑफ तिब्बत। बात क्लियर है यहां तक। 1912 में माचू अचानक से मारा गया, तिब्बत वालों को लगा कि बढ़िया मौका निकल लो, इन्होंने कहा जी हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं। यहां अंग्रेज बैठे हुए देख रहे थे सब कुछ क्या चल रहा है, तुरंत जाके अंग्रेजों ने अटैक मार दिया। मतलब तिब्बत के साथ ऐसा हुआ, आसमान से टपके और खजूर पे लटक गए। अंग्रेजों ने कहा जी क्या झगड़ा चल रहा है आपका, कह रहे जी हम तो इतने दिन से 6 साल हो गए गुलाम बने हुए। बोले कोई दिक्कत नहीं, थोड़े बहुत पैसे हमें तो हम इंतजाम करा देंगे। अंग्रेजों को क्या चाहिए, अंग्रेज क्यों आए हमारे यहाँ पे, पैसे के लिए। 1912 में जब ये ड्रामा ज्यादा चला, क्योंकि ये माचू मर चुका था, तो फिर अंग्रेज हमारे यहाँ पे आए, हमारे यहाँ पे जो शासन करने वाले थे अंग्रेज, उन्होंने कहा बोले काम करते हैं 1914 में, आप सब लोगों के बीच में जो झगड़ा चल रहा है ना इसको खत्म कर देते हैं। शिमला आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि यहाँ का वेदर काफी प्लीसेंट होता है, लो टेम्परेचर वाला होता है, तो जो अंग्रेज होते हैं उनको गर्मी ज्यादा लगती है। ठीक है, ये यहाँ पे बात करते हैं शिमला में। आपने और सुना होगा डल हौजी, तो इन्हीं ने विकसित किया था, इन्हीं के नाम पे आज भी नाम पड़ा हुआ है। इन्होंने कहा जी शिमला में आके मिल लो आप, और एक कन्वेंशन कर लेते हैं और इसका नाम रख देंगे क्या, शिमला समझौता। क्या नाम रखा जाएगा, हिस्ट्री में एक और शिमला समझौता, लेकिन अभी हमें कौन से पे ध्यान रखना है। बोले कितने देशों के बीच में विवाद चल रहा है, 3 देश। कौन कौन से देश, नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, पहला इंडिया, और बीच में, और तीसरा, और ये जो कंडक्ट करा रहा था उस व्यक्ति का नाम था मैकमोहन। क्या नाम था, बहुत बढ़िया जी। मैकमोहन ने क्या किया, तिब्बत को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। नेपाल कहां गया,
मैं देख नहीं रहा कहां गए, चाइना ने दिखा दिया आगे। नेपाल है कितना बड़ा यार। तिब्बत, मैंने फिर बोला था जो बता रहा हूं लास्ट है तिब्बत को दो भागों में डिवाइड कर दिया। जब तिब्बत को दो भागों में डिवाइड किया तो उन्होंने कहा आधा तिब्बत तो चाइना को दे दिया, जो पूर्वी तिब्बत था, जो बचा हुआ तिब्बत था उससे कहा कि आपकी और भारत के बीच में एक लाइन होगी, दैट इज कॉल्ड मैक-मोहन लाइन। कौन सी लाइन होगी? यूपी में मंडी परिषद का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि मैक-मोहन लाइन किस समझौते के आधार पर खींची गई थी। आंसर क्या होगा? कब खींची गई थी? पक्का याद रहेगा। ये पॉइंट आपको याद करवाने के लिए पूरी ये रियल में कहानी सुनाई है, और कहानी ऐसा नहीं है कि कोई कार्टून नेटवर्क वाली है, रियल है। अब एक बात बताओ, मैक-मोहन लाइन की अगर हम बात करेंगे तो ये किस किस के बीच खींची गई थी? किस किस के बीच खींची गई थी? तिब्बत और चाइनीज को बुरा लगा। इनके दिमाग में तो ये आया ना कि भाई ये तो हमारे दादा की प्रॉपर्टी थी और वो आधी बट गई, हमें आधा हिस्सा मिला है। इन्होंने साफ कह दिया जी अब सबका बदला लेंगे। 1959 का टाइम आया, 1959 चाइना ने इतनी बुरी तरह से तिब्बत पर अटैक किया, सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया। और 1959 में जो अटैक किया है उसके बाद तिब्बत का नामो निशान मिटा दिया। आज तक तिब्बत आजाद नहीं हो पाया, 1959 से आज तक। यहां का जो शासक था उसको दलाई लामा बोला जाता था। दलाई लामा भागकर इंडिया में आया। इसी का परिणाम था कि 1962 में चाइना ने अटैक कर दिया इंडिया पर, और अटैक करने के बाद इतने भाग पर अधिकार कर लिया, दैट इज कॉल्ड अक्साई चीन। क्या कहा जाता है इसको? और कब अधिकार किया? आगे बात समझ में। लाइन ड्रॉ कब हुई थी? 1914 में। और पूरे तिब्बत पर अधिकार कब हो गया? 1959 में। अब चाइना ने समस्या खड़ी कर दी। बोले भाई साहब ये जो मैक-मोहन लाइन है ना, वो आपके और तिब्बत के बीच में खींची गई थी, एग्रीमेंट पे आपके साइन है, हमारा क्या लेना देना है? हम नहीं मानते इसको मैक-मोहन लाइन को। भाई भारतीयों ने पूछा तो अब अपनी बता दो भाई मैक-मोहन लाइन कौन सी है। अब चाइना का ये कहना है कि मैक-मोहन लाइन यहां से यूं सीधी आएगी और यहां से आने के बाद यूं जाएगी, दैट मींस अरुणाचल प्रदेश हमारा है, हमें दे दो। और ऐसे कैसे दे देंगे? तो चाइना कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है मैक-मोहन लाइन को। ओवरऑल हमें क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पॉइंट समझ में आया? सबसे पहला पॉइंट हमें यह समझ में आया कि मैक-मोहन लाइन किन दो देशों के मध्य खींची गई थी? इंडिया और तिब्बत या चाइना? इंडिया और तिब्बत। मैक-मोहन लाइन किन दो देशों के मध्य प्रेजेंट में है? कौन से समझौते के आधार पर खींची गई थी? कब? ठीक है, वेरी गुड। अक्साई चीन क्या है? भारत का वो क्षेत्र जिस पर 1962 में किसने अधिकार कर लिया? पक्का? ठीक है, लिखो इस बात को एक मिनट पता नहीं गले में क्या हो गया। क्या चीज? विक्स की गोली? बेटा तेरे रिश्तेदार तुझे ऐसी गोली देके जाएंगे ना, हमारी छोड़, हमारा तो कट गया जीवन, और जो कटना था सब कट गया अपनी सोच हम तो उम्र के पड़ाव से निकल आए बाहर। तू देखना, पता चला मीठी मीठी बातों में बाद में पता चलेगा क्या हो गया तेरे साथ। नए नए शिफ्ट हुए होता है भाई। ये कौन सा रीजन है इंडिया का? बोलो। लद्दाख, ये वाला हिमाचल प्रदेश, और ये उत्तराखंड, और ये भारत का क्षेत्र है। तो पूछ भारत का रहा हूं मैं, ये कौन सा होगा? और फिर डायरेक्ट वो लिखो, चाइना हेडिंग डालो, और इसके आगे बॉर्डर लेंथ लिखो 3488 3488 3488 किलोमीटर लिखो जल्दी से, 3488 किलोमीटर इसी में लिखो आगे। इन 1914 1914 1914 1914 सिमला कन्वेंशन कंडक्ट बाय मैक-मोहन। शिमला कन्वेंशन कंडक्टेड बाय मैक-मोहन। 1914 में मैक-मोहन द्वारा शिमला समझौता कराया गया। शिमला समझौता कराया गया। आगे बात समझ में? आगे लिखो इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कन्वेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कन्वेंशन, क्या हो रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ दिस कन्वेंशन मैक-मोहन लाइन was drawn, मैक-मोहन लाइन was drawn between इंडिया एंड तिब्बत, इंडिया एंड तिब्बत। इस समझौते के आधार पर, इस समझौते के आधार पर भारत और तिब्बत के मध्य, भारत और तिब्बत के मध्य मैक-मोहन रेखा खींची गई, मैक-मोहन रेखा खींची गई थी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, इन 1959 होल रीजन ऑफ तिब्बत या कंप्लीट रीजन ऑफ तिब्बत, जो भी लिखना चाहो लिख लो, अपने को जितनी इंग्लिश आती है मैं दिखा देता हूं सब। हाँ, कहीं पे गड़बड़ लगे अपने आप लिख लेना, बस समझ जाना बात को। टॉपिक को समझाने में कोई कमी नहीं होगी, यहां से जाओगे बोल के जाओगे, पूरा समझ आया, घर जाके भूल जाओगे। शुरू में ऐसा ही होता है। होल रीजन ऑफ तिब्बत इन्वेडेड बाय चाइना, इन्वेडेड बाय चाइना। सो प्रेजेंट टाइम इन्वेडेड, इन्वेडेड ही तो बोलेंगे, या कॉन्कर वर्ड भी कॉन्कर होता है क्या? कॉन्करिंग ऐसा कुछ होता है। अरे ठीक है यार, आक्रमण लिखो, इन्वेडेड बाय चाइना। सो प्रेजेंट टाइम दिस लाइन लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। 1959 में चीन ने संपूर्ण तिब्बत पर अधिकार कर लिया। चीन ने संपूर्ण तिब्बत पर अधिकार कर लिया, संपूर्ण तिब्बत पर अधिकार कर लिया। अतः वर्तमान में यह रेखा भारत और चीन के मध्य है। वर्तमान में यह रेखा भारत और चीन के मध्य है। लिखाया आपको इसलिए जा रहा है, घर जाकर अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो बेशक अभी ये लग रहा हो कितनी लैंग्वेज लिखनी पड़ रही है, लेकिन रिवीजन के टाइम पे आपको हेल्प मिलेगी। मैं हर समय थोड़ी हूं डाउट बताने के लिए, लेकिन आप उसको खुद ही एलिमिनेट करते जा रहे होगे। पूरा समझ में आ गया? मैंने लिखवा दिया। प्रेजेंट टाइम में किसके बीच है? बोलो एक बार, इंडिया और जब खींची गई थी तब
अब हेडिंग डालो डिस्प्यूट, विवाद। चलो बहुत ध्यान से समझना, बीच में बोलना मत कोई। मैंने पहले दिन भी आपसे बोला था आराम से खूब हंसकर क्लास करनी, लेकिन तब नहीं कि मैं कुछ बताने के मूड में हूं, आप हंसे जा रहे हो। लॉजिक नहीं है ना उस बात का कोई। अच्छा एक चीज और बताओ, ये जो मैं मैप बनाता हूं ये ठीक है या फिर डिजिटल मैप लेके आया करूं डेली? ये ठीक है ना? आप बनाना भी सीखोगे इससे, और डिजिटल मैप का यूज करना है तो घर जाके अपने आप चेक कर लो इंटरनेट पे, नहीं करोगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो इसी रीजन के बारे में समझ लेते हैं, वो जो रीजन मैंने अभी बताया। क्या ये रीजन हमारे भारत के पास है? किसके पास है? वेरी गुड। कब? 1962 में। नाम क्या है इसका? अक्साई चीन, या चीन भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये क्षेत्र हमारे भारत के पास है? किसके पास है? क्या बोला जाता है इसको? पीओके। क्या बोला जाता है? ये तो ये कंडीशन होगी ना, दोनों क्षेत्र, मतलब भारत एक ऐसा शांत प्रिय देश है जो एक राजा की तरह खड़ा हुआ है, और उसके कंधे पर दोनों देश आकर बैठ गए, रोजाना कान पकड़ के खींच रहे हैं उसके, लेकिन फिर भी शांत है भारत। हमारा इतिहास रहा है, हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया आज तक, बिना बात के किसी को नहीं। हाँ लड़ाइयां बहुत कराई हैं, अभी बताएंगे भी। लड़ाइयां बहुत कराई, मोहल्ले में ऐसा होता है जो लड़ाई कराने वाला होता है कभी फ्रंट पे आता है? कभी नहीं आता। इधर जो लाइन है ना, इस लाइन को कहा जाता है एलओसी। क्या कहा जाता है? लाइन ऑफ, इसे कहा जाता है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्लियर है? पीओके को भारत से कौन अलग करता है, और अक्साई चीन को कौन अलग करता है? अब ध्यान से सुनना, एक नदी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, इंडस रिवर। सारे लोगों ने सुना है? बहुत बढ़िया, पढ़े लिखे हो आप। पढ़े लिखे गंवार? गलत बात है। यहां पर एक ग्लेशियर है जिस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। भाई साहब इसमें हंसने वाला क्या था? मैंने रखा है, मैं तो नाम रखता है इसका रामचरण ग्लेशियर। चेमा युंग डुंग ग्लेशियर जो, इस पे 3 पॉइंट है। शांत पहले सुनो, मैंने बोला था ना सीरियस हो जाओ। एक पॉइंट है बोखरचू, दूसरा पॉइंट है अंसी, और तीसरा पॉइंट है राक्षस ताल। और इससे 3 महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। जो बोखरचू वाला पार्ट है ना, इससे नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी या इंडस रिवर। क्या नाम है? ये इंडस रिवर आ गई। इसी से एक और रिवर ओरिजिनेट होती है, दैट इज कॉल्ड सतलज रिवर। क्या बोला जाता है इसको? और इससे एक और नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? बात बाकी हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। तो इंडस रिवर चेमायुंग ग्लेशियर से निकलती है, बोलो हाँ या ना। अब ध्यान से सुनना, इंडस में ऊपर की तरफ से एक नदी आकर मिलती है यहां से, ऐसे यूं। ठीक है जी? इंडस की सहायक नदी है जिसका नाम है श्योक। क्या नाम है? मैं इधर लिखता हूं। पहले मेन रिवर कौन सी है, इसमें कौन सी नदी आकर मिली? वेरी गुड, ठीक है जी। श्योक नदी दिख रही है सारे लोगों को। अब श्योक में एक और नदी आके मिलेगी, और वो इधर से आके यूं आके मिलती है, एंड दिस रिवर इज कॉल्ड गलवान। क्या कहा जाता है इसको? गलवान। समझ में आया नहीं है? श्योक में कौन सी नदी आकर मिल रही है? अब एक बात बताओ, गलवान किसकी सहायक नदी है, सिंधु की या श्योक की? और फर्दर श्योक। अब यहां समझना एक बात को, बोर्ड पे ध्यान से देखो जो मैंने मैप बना रखा है। क्या मैं ये कह सकता हूं गलवान रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अक्साई चीन रीजन? मैं ये कह सकता हूं गलवान रिवर ओरिजिनेट इन अ डिस्प्यूटेड रीजन? बोलो हाँ या ना। जब रीजन डिस्प्यूटेड तो रिवर डिस्प्यूटेड होगी या नहीं होगी? द एरिया थ्रू अ रिवर फ्लो, और वी कैन से दैट द एरिया कवर्ड बाय मेन रिवर कॉल्ड रिवर वैली। क्या कहा जाता है उसको? जैसे गंगा है, गंगा हमारे भारत के 5 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में? तो उसे कहा जाएगा गंगा नदी की घाटी। क्या कहा जाएगा? अब गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां, बोलो हाँ या ना। और अगर उस एरिया को भी काउंट कर दोगे जिस एरिया में गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज बहती हैं, देन एंटायर एरिया कॉल्ड रिवर बेसिन। क्या कहा जाएगा? डिफरेंस समझ में आया? गंगा नदी का जो नदी घाटी है वो केवल 5 राज्यों में है, लेकिन गंगा नदी का बेसिन भारत के 15 राज्यों में है। बताओ समझ में आया नहीं आया? पक्का? मैं अगर आपसे कहता हूं कि महानदी घाटी, तो इसका मतलब कौन सा क्षेत्र है? वो क्षेत्र जिससे होकर महानदी बहती है। बात समझ में आ रही है? मैं आपसे कहता हूं महानदी बेसिन, तो क्या मतलब है? वो क्षेत्र जिसमें महानदी के साथ साथ उसकी सहायक नदियां भी आती हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु में जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके खत्म हो जाती है। तो कावेरी नदी का जो नदी घाटी है वो कितने राज्य में है? 2। कौन कौन सी? कर्नाटक और तमिलनाडु। लेकिन कावेरी नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है काबिनी, और वो केरल से निकलती है। कहां से निकलती है? तो केरल नदी घाटी में काउंट होगा या रिवर बेसिन में? तो जो कावेरी नदी है उसकी घाटी 2 राज्यों में है, जबकि बेसिन उसका 4 राज्यों में है। कितने राज्यों में? और याद रखना राज्य ही शब्द यूज किया जाता है, इसका मतलब भारतीय क्षेत्र। ये मत कहना यूनियन टेरिटरी इसमें बीच में आ गया। 4 राज्य कौन कौन से? पहला है उसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी। चौथा कौन सा है? अब मुझे एक बात बताओ, मैं क्या इस क्षेत्र को जो आपके सामने दिख रहा है, क्या मैं इसको गलवान घाटी कह सकता हूं? बोलो हाँ या ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं गलवान घाटी इज डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड इंडिया? यस और नो? बिहार एसआई के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है? केवीएस टीचिंग एग्जाम में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, और लॉकडाउन के टाइम पे ये विवादित रही थी, अगर आपको याद हो तो। अब गलवान क्यों कहा गया? एक्चुअल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था गुलाम रसूल गलवान। गुलाम रसूल गलवान जो था, भाई साहब नाश जाए इसका, इसने ये बताया अंग्रेजों को कि जब कभी भारतीय आपको ज्यादा आक्रमण करें, आपके ऊपर अटैक हो जाए, तो आप यहां से होकर के इधर तिब्बत भाग जाना। आगे बात समझ में? मतलब ये एक्सप्लोरर टाइप का था। अंग्रेजों ने इसी के सम्मान में नदी का नाम रख दिया गलवान। अब लॉकडाउन के टाइम पे चर्चा में क्यों रही, इसके पीछे कारण था। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जो श्योक नदी है ना, हमारी सेना के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था।
श्योक नदी के आसपास जब भी यहां सेना पेट्रोलिंग करती थी तो ऐसा माना जाता है हजारों लाखों सैनिक, मतलब कंडीशन ये कि ऐसे यूं यहां पे कच्ची रोड है और यहां नदी बह रही है, पैर स्लिप हुआ सीधा सैनिक अंदर, खत्म, डेड बॉडी भी बाहर नहीं आ पा रही है। इस नदी को पूरे के पूरे एरिया को जो मैंने डॉटेड किया हुआ है इसको नाम दिया गया था रिवर ऑफ डेथ। क्या कहा जाता था? एक तरफ रिवर ऑफ डेथ की कंडीशन और दूसरी तरफ यहां पे चाइना ने सीमेंटेड रोड बनवा रखे भाई साहब, 180 की स्पीड पे भी जाओ पहाड़ों पे, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ पावरफुल कंट्री कौन हुआ? सिंपल सी बात है। वहां पे सेना का टैंक भी तुरंत आ सकता है, वहां पे जो सैनिक है कोई भी किसी भी टाइप के, हमारे यहाँ पे जैसे आर्मी डिफरेंट टाइप की है, कोई भी आर्मी तुरंत आ सकती थी। भारतीयों ने सोचा कुछ होना चाहिए। भारतीयों ने क्या किया, इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए इस श्योक नदी के साथ साथ यहां पे ये जगह पड़ती है दरबुक, क्या नाम है इसका? तो यहां से दरबुक से लेकर के श्योक नदी के किनारे किनारे ये जो पॉइंट है लास्ट, इस पॉइंट को बोला जाता है दौलत बेग ओल्दी। क्या कहा जाता है इसको? तो भारतीयों ने क्या किया, इस नदी के सहारे सहारे 255 किलोमीटर का एक हाईवे बना दिया, दैट इज कॉल्ड DSDBO रोड। क्या कहा जाता है इसको? इसे कहा जाता है दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्दी रोड। अब मुझे एक बात बताओ, आपके घर के बराबर में पड़ोसी का आपसे 3 गुना बढ़िया मकान बनेगा, जलन होगी नहीं होगी? इतने गिरे हुए लोगों यहां तो दूसरे देश की बात चल रही है, मतलब पड़ोसी से चल रही है यार, आते हैं नियत अच्छी रखो जब भी सिलेक्शन होगा। यहां पे क्या हुआ, जैसे ही इंडिया ने यहां पे रोड बनवाना शुरू किया भाई सब, चाइना तिल मिला उठा और कुछ नहीं बिना बात किया फायरिंग शुरू कर दी। बोले क्या कर रहे हो जी? बोले कुछ नहीं, हम तो अपने वेपन्स को चेक कर रहे हैं। अरे ऐसे कैसे चेक कर लोगे भाई? वेपन्स है आपके पास तो पड़ोसी के घर की तरफ करके थोड़ी चेक करोगे, सिंपल सी बात है। विवाद उत्पन्न हो गया यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, DSDB रोड बनने का भारत को फायदा है या नहीं है? पक्का। पहला विवाद जो है वो कौन सा है? अक्साई चीन। मैंने बताया कब उत्पन्न हुआ? 1962 में। उसके बाद दूसरा विवाद कौन सी घाटी? गलवान घाटी। एक्चुअल में गलवान क्या है? रिवर, और किसकी सहायक नदी है? और श्योक फर्दर, मतलब ये सारा पानी किसमें जाना है? इंडस में जाना है। ईमानदारी से बताओ, मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। अगले डिस्प्यूट पे पहुंचते हैं। एक आपने लेक का नाम सुना होगा, पैगोंग सो लेक, सुना है? कभी दिमाग में है या घूमने जाए? मेरे रोज आता है। ये लेक है पैगोंग सो लेक, सुना है? नहीं सुना तो सुननी तो है, अब शांत बैठने कुछ और सुनेगा। डांटता हूं तो बुरा लगता है, मान जाओ। हाँ मैं डांटता लेकिन लड़कों को ही हूं। हाँ उस दिन कोई इधर बैठा हुआ था, पता नहीं किसने कुछ बोला, मैंने बोल दिया, मैंने सामने कोई लड़का बोल रहा है। ये जो यहाँ पे लेक दिखाई दे रही है ये जिंदा है। आप तो बैठे हुए टीचर यहाँ खड़े होकर ना लगातार बोल रहा होता है, फिर माइंड में ये भी रहता है कि पता चला हंसने हंसने में लास्ट में जाके कहते हो जी टीचर को कुछ नहीं आता, फीडबैक खराब है। टॉपिक भी तो एक्सप्लेन करना होता है। एनीवे अब ध्यान से देखो, मुझे नहीं, पैगोंग सो लेक को। आपको अक्साई चीन में दिखाई दे रही है? पक्का? और खनका क्या क्या है? पायल वायल कुछ वो भी खनकाते हैं। अक्साई चीन में है या नहीं है पैगोंग सो लेक? तिब्बत में है या नहीं है? हम तो तिब्बती बोलेंगे, क्यों चाइना बोले? बताओ भाई, अगर पड़ोसी ऐसा है जिसकी नीयत ठीक नहीं है तो हम तो बदनामी करेंगे नहीं करेंगे? चाइना में है, मजाक नहीं, सीरियस हो गए, मैप पे देखो बताओ, चाइना में है, अक्साई चीन में है, लद्दाख में है? ध्यान से देखो, लद्दाख में है नहीं है? है। मैं भी यही बता रहा हूं है। इस लेक की अगर मैं बात करूंगा तो 50% तो आ जाती है ये तिब्बत में, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो 10% आती है किसमें, और 40% लद्दाख में, हो गई 100%। अब यहां पे है क्या एक्चुअल में, जो ये लेक है ना माउंटेन्स के बीच में, तो कुछ ऐसी दिखाई देगी लेक जो है, जैसे ऐसे ही ये कॉर्नर बने हुए हैं इसके लेक के, ऐसे ही ये बन गई साड़ी की डिजाइन, यूपी बोर्ड में जो आती थी, हिंदी में लिखा हुआ आता था शुद्ध हिंदी में। कौन कौन पढ़ा हुआ यूपी बोर्ड से? सुंदर सुंदर रंगों से सुसज्जित करें, आता था लिखा हुआ। ये माउंटेनियस रीजन में लेक है, और इस लेक के साथ एक ड्रॉबैक है। अगर आपसे ये पूछा जाता है क्या हुआ, आ रहे हो या जा रहे हो? पता नहीं कौन थे बाहर का, अक्साई चीन वाला रीजन चल रहा है, बाहर से कोई दे देना। माउंटेनियस रीजन में ये लेक है, आगे बात समझ में। अब एक बात बताओ, माउंटेन से, माउंटेन किसका बना हुआ होता है? बताओ, मिट्टी का? पीओपी का बता दो। मैं किसका? ये मेरा? तेरा बैग है, तू यहां क्यों रख दिया? दो बैग, 2 मिनट बैठ लो यार। यहां पे पता है क्या माउंटेन किसका बना हुआ होता है? रॉक का। किसका? और रॉक में क्या होते हैं? मिनरल्स। क्या होते हैं? पक्का? अब है क्या यहां पे सिस्टम, जैसे ही ग्लेशियर मेल्ट हुए तो लेक में पानी तो आ गया, लेकिन ये पानी कहीं गया नहीं, वहीं के वहीं भरा रहा। पहली साल में मिनरल्स रिलीज हुए, दूसरी साल, तीसरी साल, हजारों साल से मिनरल्स रिलीज होते जा रहे हैं। और यहां प्रोसेस क्या है, समर सीजन होगा, वाटर मेल्ट हो जाएगा, लेक में आपको पानी दिखेगा। जैसे ही विंटर सीजन आए, लेक पूरी तरह से फ्रोजन हो जाएगी। हाँ ना, जम जाती है, लोग टहलते हैं इसके ऊपर। मुझे एक बात बताओ, इसका वाटर सलाइन होगा या फ्रेश होगा? पक्का? पूरे विश्व की सबसे ऊंची ऐसी झील है जिसका वाटर कैसा है? सलाइन वाटर है। आगे बात समझ में। और ये जो कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड द फिंगर्स ऑफ लेक। क्या कहा जाता है इनको? इसको कहा जाता है लेक फिंगर्स। क्यों कहा जाता है? जब आप अपने हाथ को ऐसे करोगे तो यहां पे ये जो कॉर्नर दिखाई दे रहा है ना, इस टाइप से इनको फिंगर्स माना गया, जैसे यहां पे बाहर निकला हुआ है और ये अंदर है। आगे बात समझ में। जो फिंगर 4 है, कौन सा फिंगर? वो क्लैस पॉइंट है। क्लैस पॉइंट भी नहीं है, कलेस का पॉइंट है वो।
क्यों कलेस का पॉइंट है, यहां पर होती है पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग का मतलब जानते हो? हाँ 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 भाई साहब, गश्त होती है। अब लगा के बताएगा क्या? यहां पे इधर बोट में बैठ के जा रहे हैं भारतीय सैनिक फिंगर 4 पे, इधर से आ रहे हैं चाइनीज सैनिक। बस क्या है, दुश्मन से लड़ाई शुरू करने का एक मौका होता है, घूर के देखने लग जाओ आप। वो तुम्हें देखेगा, तुम उसको देखो, बस निकाल लो कट्टा, मार दो फायर। और क्या है, यूपी में देखा क्या हाल हो रहा है, लंगड़ाते हुए आते बाद में। 2016-17 में मैंने जो लड़के पढ़ाए थे ऑलमोस्ट जो उसमें है यूपी पुलिस में, कह रहे गुरु जी जिंदगी में बहुत मजा आ रहा है। क्या कह रहे जी, हम अपने आप में सिंघम है। एनीवे उस चीज को छोड़ते हैं। यहाँ पे जो फिंगर 4 है ना, ये क्लैश पॉइंट है, और यहीं पे लॉकडाउन के टाइम पे क्लैश पॉइंट हुआ था, यहाँ पे फायरिंग वायरिंग शुरू हो गई थी। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक ऐसी झील जो कि भारत और चीन के मध्य विवादित है, नाम क्या होगा? पैगोंग सो। मैंने नाम नहीं लिखा इसका, अच्छा इसीलिए शांत हो। नाम है इसका पैगोंग, पैगोंग सो लेक। ठीक है, पैगोंग सो लेक किस किस के मध्य विवादित है और किस चीज के लिए जानी जाती है? हाईएस्ट लैंड मेटल लेक। लेक दे होगी, देखी जाएगी। कौन कॉपी चेक कर रहा है जो नंबर कम देगा? यहां से और आगे की तरफ बढ़ेंगे ना, ज्यादा बना दिया मैंने मैप पे, कंफ्यूजन नहीं होना। ये वाली घाटी कौन सी है, उससे नीचे कौन सी लेक है, और गलवान घाटी से थोड़ा ऊपर की साइड जाओगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक प्लेन्स पड़ते हैं जिनको बोला जाता है दीप सांग प्लेन। क्या कहा जाता है? बस इतना पूछेगा किसके बीच विवादित है, तुरंत बता दो जी, वही है, छोटी छोटी आंखों वाले। आप एक बात बताओ, अगर आप अपने पड़ोसी से लड़ते हो तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? अलर्ट रहना पड़ेगा नहीं? चाइना का 16 देशों के साथ विवाद है, मजाक का खेल नहीं है। मतलब कभी भी दिमाग में कीड़े काट रहे हैं, जाके वहां पे उलझ पैदा कर रहे हो। साउथ चाइना सी का नाम सुना है? 80 to 90% एरिया पे पूरे का पूरा कह रहा है जी हमारा है ये तो। साउथ चाइना सी में और इतने सारे पावरफुल कंट्री है, सबको भाई साहब लपेटे में ले रखा है। लिख दो इस बात को, लपेटे में ले रखा है। विवाद में हेडिंग डालो पहला, लिखो अक्साई चीन। अक्साई चीन। बहुत टाइम है आज, अभी तो कितने बजे क्लास है? 7:45 तक लिखते चलो, जल्दी जल्दी, 8:30 तक ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 8 तक तो चल जाएगा या नहीं? कोई दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत है मैं 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा। खुश रहो। कैसे पढ़ा रहे हैं मुझे पता है, तूने तो ऑनलाइन क्लास की है, कभी भड़क लिए थे नहीं। मैं साफ कहता हूं, आज भी एक बच्चा कह रहा था जी समझ में नहीं आ रहा, मैं कोई बात नहीं। क्या मैं गुस्सा हो गया था, फिर ब्लॉग नहीं कराया था? ऑनलाइन में पता है क्या दिक्कत है, सच बता रहा हूँ, 70% स्टूडेंट होते हैं जिनको ये नहीं पता पढ़ना क्या है, पढ़ाई करनी कैसी है। टारगेट बस ये होता है जी बैच लेना है। मैं एक बात बताऊं, मैं टॉपिक को शुरू कर रहा हूं और मैं टॉपिक पे बोल रहा हूं कि भारत इसका हिस्सा था, अब इसका हिस्सा है। वहां कमेंट आ रहा है बेसिक से तो पढ़ा नहीं रहे हैं, ये तो बताया नहीं भारत कहां से शुरू होता है। अरे तो रुको तो जहां, जब ही तो बताऊंगा। इससे अच्छा तो हम किसी और से पढ़ लेते, वहां टीचर का नाम वो लिख देगा, उनसे पढ़ाना सीखिए। फिर झुंझलाहट आती है, और डाउट वो पूछेंगे जिसको मैं नेक्स्ट स्टेप में बताने वाला होता है। मैं आपसे जब ये कह रहा हूं कि भाई रुको तो सही, चैप्टर फिनिश होने दो। आप लोग भी किसी की भी क्लास करो भाई, टीचर को पहले पढ़ाने दो। अभी आप ऑफलाइन बैठे हुए हो, अगर मैं इस चैप्टर को फिनिश करने में कुछ भी छोड़ता हूं तो लास्ट में चेक करो ना, वहां पे क्या हाथ क्या, मेरा नाम क्यों नहीं पढ़ा? नाम पड़ेगा, हम इसीलिए फीस दिए क्या? फिर भाई साहब माथा होता है गरम, फिर मैं कराता हूं सीधा ब्लॉक। क्या लिख दिया, लिखो इसी में, इन्वेडेड एरिया ऑफ लद्दाख। इन्वेडेड एरिया ऑफ लद्दाख बाई चाइना। इन्वेडेड एरिया ऑफ लद्दाख बाई चाइना 1962। 1962 में, चल जा भाई थोड़ा, 1962 में चीन द्वारा अधिकृत लद्दाख का क्षेत्र, चीन द्वारा अधिकृत लद्दाख का क्षेत्र। मौसम बढ़िया आज, बेकार नहीं, ठीक है यार, धूप नहीं है ज्यादा। अभी थोड़ा और 1-2 दिन बारिश हो जाए ना तो ज्यादा ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो घुटनों तक पानी भर जाता है इस रोड पे, घुटनों तक पानी भर जाता है। और उधर ये जो है क्या नाम है, ये वाली जो पूरी लाइन है, कौन सा स्वीट सेंटर है ये, मेरठ वाला वगैरह जो है ना, अग्रवाल वाला, यहाँ घुटनों तक पानी। उधर क्लास एक बार पानी में छमछम करते हुए आए थे, क्या करते, दूसरे को साथ के टीचर थे, वो मैथ पढ़ाते हैं दूसरे सर हैं, उन्होंने रिक्शे वाले से पूछा कि रोड क्रॉस करवानी है, गाड़ी में बैठे हुए थे, कितने रुपए लेगा, कह रहा 500। कह रहा रोड क्रॉस करवाने के, कह रहा तो अपने आप चले जाओ ना। आए उस पानी में, गंदा पानी हो रहा था। अभी लग रहा होगा ना बारिश होनी चाहिए, रुको फिर देखना कैसा लगेगा, घर से नहीं निकलोगे 3-4 दिन। अक्सर चीन हो गया, एक लाइन और लिख दो इसी में। ऐसे कितने लोग हैं जो अभी रिसेंटली आए हुए हैं यहाँ पे, मैंने उस दिन भी पूछा था, याद नहीं रहा मुझे, हाथ उठाना एक बार। अभी आए हुए हैं 2-4 महीने से, कितने लोग रह रहे हैं? कोई ऐसा भी 2-4 साल हो गई हो? नहीं मैं, अच्छा ग्रेजुएशन कर रहे हो आप या कॉलेज कर रहे हो, वो चीज़ तो अलग है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ एसएससी की दुनिया की। हाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है यार, इतना टाइम होना भी नहीं चाहिए, सिलेक्शन हो तो हो जाए, नहीं तो जाके आराम से सीमेंट की दुकान खोलना। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सेपरेट इट फ्रॉम इंडियन टेरिटरी। एलएसी लाइन, एलएसी लाइन इसे, एलएसी लाइन इसे किससे अलग करती है? भारत शासित क्षेत्र से अलग करती है। स्पीड में लिखो,
लाइन ऑफ कंट्रोल खुद बता दे क्या करेगी, सेपरेट करेगी किसको किससे, लद्दाख को किससे, अक्साई चीन से। मैंने यही तो लिखा है कि अक्साई चीन तो हेडिंग डाली हुई थी आपने, उसमें लिखा है मैंने कि एलएसी लाइन इसे भारत शासित क्षेत्र यानी लद्दाख से अलग करती है। दूसरा पॉइंट हेडिंग डालो जल्दी से, गलवान वैली, गलवान, गलवान है बलवान लिख लो, कुछ भी चल सकता है, लिखो। गलवान इज ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक, सारे वर्ड बोर्ड पे लिखे हुए हैं। गलवान इज ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक रिवर, गलवान श्योक की सहायक नदी है। गलवान क्या है, श्योक की सहायक नदी है। क्या लिखा है, सही लिखा है, आगे लिखो। दिस वैली इज डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, वही है जो मैं बोल रहा हूं, डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड, यह घाटी भारत और चीन के मध्य विवादित है। लिख दिया, एक और लिखो ये सामने, डीएसडीबी रोड लिखो, दरबुक DARBUK, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, तीसरे पॉइंट में DARBUK, दरबुक, फिर क्या बोलते हैं उसको, हाइफन बोलते हैं क्या, छोटा तीर, लिखो, डैश लगा के लिखो, दरबुक श्योक, SHYOK, दरबुक श्योक, फिर डैश लगाओ, दौलत DAULT, दौलत, फिर स्पेस, वही सॉरी, डैश 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 लगा के लिखना है ऐसे, श्योक, श्योक के बाद में फिर दौलत, फिर से सेम वही डैश लगा, वही नेक्स्ट एरो लगा के लिखो, दौलत बेग BEG, ओल्दी OLDI, ओल्दी, कितना बढ़िया नाम है, शॉर्ट में लिख दो इसको, DSDBO रोड, क्या, जय बाबा की, बब्बा की, सिस्टम पार देंगे कुछ नहीं होना, नौकरी लग जाएगी तो सिस्टम पार दोगे ना, तो बाद में तो जवाब देते रह जाओगे। हाँ भाई साहब, आप यूपी से कितने लोग हो, सर यूपी से हो, आपने हालत नहीं देखी, कांस्टेबल की वैल्यू ज्यादा है या नहीं है, सरकारी नौकरी पूरा गांव दीवान जी कहता है। मेरे एक रिलेटिव आए तो बोले कि पापा के ननियाल से थे, तो बोले कि बेबे क्या कर रहा है, पापा ने बताया कि वहां दिल्ली में टीचिंग कर रहा है। मैं आया तो मुझसे पूछ रहे, तो फिर घर घर जाके पढ़ाते हो, समझ रहे हो, मतलब उनके माइंड में क्या वैल्यू है। और जब भी मैं ये बोलते पापा उनसे कि भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, तो वो ये पूछते कि ड्यूटी कहाँ चल रही है, क्या है, बहुत बढ़िया, वो मुझसे पूछ रहे थे घर घर जाके पढ़ाते हो, समझ जाओ क्या हालत चल रही है। DBSDBO रोड, लंबाई लिख दो इसकी 255 किलोमीटर, 255 किलोमीटर, और लिख दो कहां पर है, श्योक नदी के सारे सारे, हाँ ये रहा यहां पे, अपने आप लिख लेंगे, लैंग्वेज बताओ, लिखो, इट कनेक्ट नॉर्थ मोस्ट पॉइंट विद इंडियन एयरबेस, इंडियन एयरबेस मतलब जहां सेना अपने हेलीकॉप्टर वगैरह खड़ा करती है, ठीक है, यह भारतीय एयरबेस को उत्तरी बिंदु से जोड़ता है, भारतीय एयरबेस को उत्तरी बिंदु से जोड़ता है। लिख दिया, फटाफट से हेडिंग डालो, पैगोंग सो लेक, जल्दी स्पीड में, समय कम है, ये सामने देखो, ये पैगोंग सो लेक, ठीक है, लिखो, हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इन विच, हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इन विच सलाइन वाटर फाउंड, इन विच सलाइन वाटर फाउंड, उठा तो लिया फोन, रोहित पुंडीर, बात कर ले, ये तो सब जीवन भर का है अरे वही है, मैंने कहा नहीं था, समझ में आ गया ना, बस बात खत्म, वही है पैगोंग, पैगोंग। कई बार ऐसा होता है हिंदी में कुछ और बोला जाता है इंग्लिश में, और मैं ज्यादातर हिंदी में बोलता हूँ वर्ड, इसलिए डिफरेंस है वो। आगे लिखो इसी में, अरे यह विश्व की ऐसी सबसे ऊंची झील है, विश्व की ऐसी सबसे ऊंची झील है जिसमें खारा पानी पाया जाता है। और भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, गुरुडोंग मारा, आगे आ जाएगी, टेंशन मत लो। आगे लिखो, इसमें ये लिख दो, कंट्रीब्यूशन लिखो 50%, लिखो लिखो, क्या हुआ, भुखमरी सवाल हो रही है क्या 11 बजे वाले बैच में एक नमूना आता है, अट्टा काटा हो रखा है, हाँ हाँ हेल्थ ही जा रहा है, और पता नहीं क्या बोतल में लेके आता है, उसको पिएगा, यहां पे मुंह बना लेगा 50% तिब्बत, 10% अक्साई चीन। 3 इडियट मूवी का लास्ट सीन है वो इसी पे शूट हुआ है, कई सारी मूवी शूट हुई है यहाँ पे, 3 4 5, अपने को नाम नहीं याद जाता, हाँ भूल जाता हूँ मैं नाम,
मूवी है, मुझे आज दिखा दो, 3 दिन बाद दोबारा दिखा दो, कुछ याद ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। 50% उसमें तिब्बत में, 10% अक्साई चीन और 40% लद्दाख, ठीक है। और डिस्प्यूटेड है, ये आपने बता ही दिया इसमें, बहुत बढ़िया जी, सारे डिस्प्यूट खत्म। एक और लिखो, ये है, हाँ हाँ, देपसांग प्लेन, देपसांग प्लेन, देपसांग प्लेन लोकेटेड ऑन बॉर्डर ऑफ अक्साई चीन, देपसांग प्लेन लोकेटेड ऑन बॉर्डर ऑफ अक्साई चीन, मतलब डिस्प्यूटेड एरिया हो जाएगा। देपसांग मैदान, देपसांग मैदान, कल भी मेरी क्लास है, मैं बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा हूं, मेरे पास आगे शेड्यूल। देपसांग मैदान अक्साई चीन की सीमा पर है या विवादित है, हेडिंग डालो नेपाल। नेपाल, बताओ कुछ नेपाल के बारे में, बढ़िया देश है। ये राजी नेपाल, भूकंप आते हैं इसमें, बहुत बढ़िया। और ऐसा कंट्री जिसका फ्लैट ट्रायंगुलर शेप में है, ये तो मुझे भी नहीं पता। ज्योग्राफी बता, हिस्ट्री उस पे मत जा। माउंट एवरेस्ट यहां पे, वेरी गुड। और पशुपतिनाथ मंदिर है, बहुत बढ़िया। पशुपतिनाथ का पता है क्या हुआ है, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने डॉग का नहीं, डॉग को रिप्रेजेंट करता है नहीं, अब मैं बोलूं, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जो थे शायद बैल का रूप धारण किया था उन्होंने, तो वो पांडव जो थे उनको ढूंढ रहे थे। और सुन ले पहले, तो पूरी बात बता रहा हूं, सुन लेगा भी, तिलक लगाऊं तेरे। पांडव जब उनको ढूंढ रहे थे ना, तो वो छिपने के मूड में थे, ऐसा कुछ कहा, मतलब जो मैंने सुना है। तो जब वो अंदर की तरफ जमीन में जा रहे थे, समा रहे थे, ठीक है, तो जो बैक साइड पे जो उठा हुआ पार्ट होता है ना, वो तो केदारनाथ में, और जो उनका सिर था वो जाके निकला नेपाल में, ऐसा मैंने सुना है, बाकी सच्चाई क्या इसे पता होगा, जो मैंने सुना है वो बता दिया मैंने। क्या चीज? अब ध्यान से सुनो, नेपाल के बारे में क्या है, हम इसकी यहाँ की ज्योग्राफी पे आते हैं। ज्योग्राफी के बारे में किसी को बताओ तो बताओ, कोसी नदी निकलती है, ज्योग्राफी बताइए की, कोई भी एक पॉइंट बता दे। डॉग्स ज्यादा है ज्योग्राफी में, लिख लो भाई, कुत्ते ज्यादा है। रॉक्स, और यार मैं सॉरी रियली सॉरी, रियली सॉरी, वो डॉग को रिप्रेजेंट करता है, वो बोल रहा था ना, इसलिए माइंड में आ गया। यूपी का अलीगढ़ सुना है, किन लोगों ने सुना है? मैं वहीं से हूं, तो मैं अलीगढ़ में पढ़ाता था पहले। एक बच्चा है, मैंने उससे कहा जी न्यूज़पेपर का क्या योगदान हो सकता है हमारे सिलेक्शन में, मैंने कहा बहुत बड़ा करंट अफेयर है, उसको अंडरलाइन करके कॉपी में लिख लेना। अब भाई अलीगढ़ से आके हरदुआगंज पड़ता है, पास में ही तो है। दूसरे दिन भाई साहब करंट अफेयर लिख के लाया, वो हरदुआगंज में 4 बहस चोरी हुई। दो लोगों की चेन छीनी। सुबह सुबह मैं आया बैच में पढ़ाने, थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब था। मैंने कहा सर करंट अफेयर लिख के ला, मैंने कहा वेरी गुड। मैं चोरी, मुझे गुस्सा, मैंने कॉपी फेंक के मारी, पागल पागल लिखना। अब ध्यान से सुनो, देखो तुम दोनों की अलग केमिस्ट्री चल रही है, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं किया तूने, किसने किया होगा फिर? ये है हिमालय माउंटेन। अब ध्यान से सुनना, इतनी देर हंसे हो, 8 बजे तक क्लास लेंगे, नहीं लूं? कितने लोग तैयार नहीं हो ये बताओ, फिर मैं नहीं लूंगा पक्का। पढ़ाऊं मैं? थैंक यू ब्रो। अबे थैंक यू नहीं बोलूं फिर? मुझे डर लगता है। हाँ जो सच है वो सच है, उसमें क्या है? ज्योग्राफी की क्लास लेके गया है, हाँ दौलत पे गोल दी गया अभी। अरे सर अंधेरे में एक बार मैं जैसे ही उस पे जीने पे चढ़ने लगा ना, तुरंत लाइट चली गई, और मैं जैसे ही मैंने पैर रखा ना तो चीची चीची आवाज आई, और जब लाइट आई तो पैर में से ब्लड निकल रहा था मेरे। वो तो ये बढ़िया था, उसी टाइम पे खाना ऑर्डर कर रखा था मैंने नीचे से, पीछे जोमेटो वाला था, उसने फोन से देख लिया कि चूहा है, मैं टेंशन में, मैंने सांप काट गया क्या? अगर एक चूहा काट ले तो कौन से इंजेक्शन लगेंगे? रेबीज होता है इसमें। चूहा, बायो भी पढ़ाऊंगा मैं जहां तक है आपको, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, बकरी, अरे हाँ इनका जो स्लैब होता है ना उसमें रेबीज होता है। तेरे अंदर जरूर होगा बेटे। कौन था? आप थे? मानव की उत्पत्ति बंदर से हुई थी, लग रहा है। ये देखो माउंटेनियस रीजन है, 5 मिनट शांत बैठना, बीच में बोलना मत, कोई भगा दूंगा पक्का। जिस दिन गुस्सा आएगा क्लास में उस दिन देख भी लोगे। इसके फायदे नेपाल को क्या है और इंडिया को क्या नुकसान है, उस चीज को सुनना। माउंट एवरेस्ट मान लो, ये चाइना हो गया। अब एक बात बताओ, आप माउंटेनियर हो, आपके माइंड में तूफानी आइडिया आया, कभी माउंटेन ड्यू पी ली, हम तूफानी करते, अब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाओगे या इधर से चढ़ जाओगे? कहां से चढ़ोगे आप? नेपाल से, चाइना से?
तो अगर माउंट एवरेस्ट पे अगर टूरिज्म बढ़ता है तो फायदा किसको मिलेगा? भाई साहब इतना बड़ा फायदा मिला है कि जो यहाँ की शेरपा, यहाँ की जनजाति हुआ करती थी, खाने के ला लेते उसके, आज उनके पास खुद के चॉपर हैं। चॉपर मतलब हेलीकॉप्टर। जैसे आपने मोटा पैसा कमा लिया, आप जी हमें माउंट एवरेस्ट पे जाके झंडा फहराना, कहेंगे चलो बैठो, 30 से 35 लाख रुपए उड़ा देंगे आपके, ले जाके यहाँ छोड़ देंगे, जाओ जय हिंद, हो गया। अब नेपाल क्योंकि माउंटेनियस स्टेट कंट्री है, इस पता है इसने क्या किया? यहाँ पे इसके यहाँ पे ये पूरे के पूरे एरिया में क्या है? यहाँ पे फॉरेस्ट। क्या है बोलो? नेपाल ने क्या किया? अब यहां से नदी निकलती है, ऐसे ही नदी निकल के आ रही है, बोलो हाँ या ना? कोसी, कमला, गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है। अरे सोन कहां से चली जाएगी? सोन यहां से यूं जा रही है, चुप हो जाओ, सोन नहीं है। ये जो नदियां आ रही है, इन नदियों का पानी नेपाल से होता हुआ आता है हमारे कौन से स्टेट में? बिहार में। कौन से स्टेट में? बिहार से आगे पश्चिम बंगाल में। नेपाल ने क्या किया? यहां पे डिफॉरेस्टेशन करा दिया। बोला जी क्या कर रहे हो? कह रहे डेवलपमेंट। अब अगर नेपाल यहां डिफॉरेस्टेशन कराता है तो क्या इसका प्रभाव बिहार पे होगा? ध्यान से सुनना। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि मिट्टी के कटाव को जो वृक्ष होते हैं वो रोकते हैं, बोलो हाँ या ना? यहां पे डिफॉरेस्टेशन कर दिया, यहां से मिट्टी कटेगी, और मिट्टी कटेगी तो वो कहां पे जाएगी? नदी में जाएगी। तो नदी में मलबा कम हो गया या ज्यादा? दैट इज कॉल्ड सिल्ट। क्या कहा जाता है इसको? वाइब्रेशन लगा इसमें। इसे क्या कहा जाता है? सिल्ट कहा जाता है। अब नदी में जब सिल्ट बढ़ेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि बाहर एक नाला है, आपके घर के सामने की नाली है, उसकी गहराई कम होगी, और जब वो ओवरफ्लो करेगा तो पूरे एक सड़क पे पानी होगा, नहीं होगा? तो एक बात बताओ, नेपाल में होने वाले डिफॉरेस्टेशन से बिहार में बाढ़ आएगी या नहीं आएगी? हर साल बाढ़ आती है। आगे बात समझ में? हर साल बाढ़ आती है। लिखो, जल्दी से लिखो। माउंटेनियस कंट्री, सीधा लिखो इसी में एक पॉइंट में। माउंटेनियस कंट्री, माउंटेनियस कंट्री, पर्वतीय देश है। बॉर्डर लेंथ 1751। बॉर्डर लेंथ कितनी है इसकी? 1751 किलोमीटर। बता दो कौन कौन इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? अरे नहीं, इंडियन स्टेट। ये रहा, हिमाचल बॉर्डर शेयर करेगा। वेरी गुड। किसने बताया? बताओ किसने बताया? आपने बताया? पीछे से आवाज आई। ये है नेपाल। ये स्टेट कौन सा है? क्या हिमाचल बॉर्डर शेयर करेगा? नहीं, कभी नहीं। इससे नीचे आएंगे तो, और यहां, और फिर, और लास्ट। लिखो फटाफट, लिख ले। नोट्स बना रहे, हिसाब बना रहे। देखिए यार, देखिए ये मुझे दे जाना लास्ट में। लिखो जल्दी से, स्टेट के नाम लिखो। यूके, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नोट कर दिए? चलो जी, अब आते मुद्दे की बात पे। 1815-16 की बात है, एक ट्रिटी हुई थी, दैट इज कॉल्ड सुगौली ट्रिटी। एक बार सारे लोग नाम बोलेंगे। सुगौली ट्रिटी, सुगौली संधि, ठीक है जी। एक बात बताओ, जिस नदी में सिल्ट की मात्रा ज्यादा होगी उसका रूट चेंज करने की पॉसिबिलिटी कम होगी या ज्यादा? भाई आप एक बात सोचो, प्रैक्टिकली सोचकर देखो। यहां से एक नदी जा रही है, ठीक है जी, उधर नहीं देखना, सामने देखो, नदी है नहीं। यहां से एक नदी जा रही है, नदी के रास्ते में कीचड़ आ गया, पत्थर आ गया, कुछ भी सिल्ट आ गया, तो पानी साइड से ऊपर जाना शुरू कर देगा, बोलो हाँ ना? फिर वो कटाव करेगा साइड में, ऐसे जाके फिर परमानेंट इधर जाने लग जाएगा, फिर थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो बिहार की ज्यादातर नदियां सिल्ट की मात्रा ज्यादा होने के कारण अपना रूट चेंज करती हैं, बोलो हाँ ना? ठीक है। सुगौली की संधि में यह कहा गया कि इंडिया और नेपाल का बॉर्डर कौन डिसाइड करेगा? आंसर होगा काली रिवर। बताओ कौन सी रिवर? काली नदी। हिंदी इंग्लिश वालों, काली रिवर। ब्लैक रिवर मत लिख लेना, पता चला किसी और देश में निकला है वो। ये क्या करेगी? डिसाइड करेगी किसको? डिसाइड द, ओके, बॉर्डर किस किस के बीच? इंडिया एंड, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत किसी को? इन्होंने पूछा कि कैसे डिसाइड करेगी, ऊपर से कूदना है। ईस्ट में कंट्री जो होगा वो होगा नदी के नेपाल, और पश्चिम में जो कंट्री होगा वो कौन सा होगा? इंडिया। पश्चिम में कंट्री कौन सा होगा? अब मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, ध्यान से सुनना, समझना, नोट मत करो, समझ लो। कागजों में ये वाली बात लिख दी गई कि ये कौन सी नदी है भाई साहब। अब मान ले कि ये काली नदी है। कौन सी नदी? वेरी गुड। काली नदी क्यों कहा जाएगा? क्योंकि नाम काली है, पानी काला होगा, बहुत बढ़िया। मतलब इधर इंडिया हो गया बॉर्डर पे, और इधर हो गया नेपाल। प्रैक्टिकली ये बात, मतलब ये कागजों में ये वाली बात लिख दी गई। अब होता क्या, यहां पे खेल क्या हुआ, इस चीज को सुनो। एक नदी यहां ये आ रही है, एक आके इसमें मिल गई, एक ये जा रही है, एक ये आ गई, एक इधर से आ गई। ड्रामा होगा नहीं होगा? अब यहां पे कुछ क्षेत्र हैं, उन क्षेत्र में नाम क्या क्या है उन क्षेत्र के, ध्यान से सुनना। एक क्षेत्र जो है उसका नाम है लिम्पियाधुरा। पता नहीं कहां कहां से नाम रखे हैं। क्षेत्र का नाम है लिम्पियाधुरा, ठीक है। इससे जब और नीचे आएंगे तो एक क्षेत्र पड़ता है काला पानी, नॉट ब्लैक वाटर, काला पानी। और नीचे आएंगे तो एक क्षेत्र पड़ता है, ये लिम्पियाधुरा हो गया, काला पानी हो गया, और एक क्षेत्र पड़ता है लिप लेक। कौन सा है? लिप लेक। अब ड्रामा कैसे शुरू हुआ? अगर नेपाल से पूछो कि नेपाल से अगर पूछा जाए कि काली नदी कौन सी है, तो नेपाल वाले कहते जी हमारे पास कागज रखे हुए हैं, काली नदी ये वाली है। आगे बात समझ में? तो दैट मींस अगर ये काली नदी है नेपाल के अकॉर्डिंग, तो नेपाल का बॉर्डर यहां पे होगा या यहां तक होगा? इधर तक होगा या नहीं होगा? तो ये तीनों के तीनों क्षेत्र किसके हो गए?
ये क्लेम कौन सा कंट्री करता है? वेरी गुड। भारतीयों ने कहा जी तुम्हें नहीं पता, हमें पता है, हमारे यहाँ पे लोग नहाते थे, हमारे दादा के साथ जाते थे हम यहाँ। ये जो काली नदी है ये वाली है, दैट मींस भारत की सीमा यहां तक है। तो ये पूरे के पूरे क्षेत्र किसके हो गए? इंडिया के हो गए। बहरहाल ये भारत के कब्जे में है। काला पानी क्षेत्र जो नहीं तो बेवकूफ बना के ले लिया था 1962 में जब चाइना ने अटैक किया था ना, तो ये इनके पास था, नेपालियों के पास। इनसे कहा कुछ दिन को दे दो, चाइना से लड़ाई चल रही है हमारी, हम यहाँ पे अपनी आईटीबीपी लगाएंगे। आईटीबीपी का मतलब समझ में आ रहा है? जो आर्मी है हमारी। अब भारतीय पैसे वापस न दें तो जमीन की बात है, एक बार गया तो गया। बहरहाल बात ये कि तीनों के तीनों जो क्षेत्र हैं ये किस किस के बीच विवादित हैं, बताओ एक बार। इंडिया और कहां पर है ये? बॉर्डर पे। कहां पर है और फिलहाल में किसके कब्जे में है? अब ध्यान से सुनना क्या बवाल होता है। एक रिवर है जिसका नाम है गंडक रिवर। क्या नाम है? एक नदी है जिसका नाम है गंडक नदी। बात क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से सुनना, ये गंडक नदी हो गई। तो गंडक नदी के अनुसार अगर देखा जाए तो यहां पर एक भारत का गांव था जिसका नाम है सुस्ता विलेज। क्या नाम है? वेरी गुड, क्लियर है? और ये रिवर कौन सी है? अब इस नदी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इधर कंट्री जो है वो है इंडिया, और इधर कंट्री कौन सा है? बहुत बढ़िया जी, नदी के दिमाग में भी आया कुछ तूफानी करते हैं। नदी ने क्या किया? रास्ता बदल लिया, सुस्ता विलेज आके यहां। बस फिर क्या था? भारतीयों ने कह दिया जय भवानी, हो गया हमारा। और अधिकार में भी किसके आया है? रोज यहां भोजपुरी गाने चलते हैं लिख दो जल्दी से। हाँ बेटे पूछ ले, दिल में अरमान लेके मत बैठ। बता बता क्या डाउट है तो पूछ, मजाक नहीं डाउट के साथ बेटा। ठीक है शांत बैठो, आप आगे देखो और लिखो, इसे नोट करो जल्दी से। 4 पॉइंट बताएं, चारों पॉइंट के नाम लिखकर लिख देना। डिस्प्यूटेड है इंडिया और किसके बीच? नेपाल के बीच। जल्दी से लिखो इसे। हाँ सुस्ता विलेज किस कंट्री के, सॉरी किस स्टेट के अधिकार में? बिहार। ओके समझ आ रहा है सारे लोगों को? सबसे ज्यादा मजा आएगा आपको जब माउंटेन पढ़ाएंगे तब। एक एक माउंटेन को बिल्कुल फोड़ कर रख देंगे, कौन सा माउंटेन कैसे बनाए, क्यों बनाए, उसका सिग्निफिकेंस आखिरकार है क्या। माउंटेन का तो क्लाइमेट के ऊपर इंपैक्ट आता है ना। और जो प्लेट्यू होते हैं, प्लेट्यू का मैंने नहीं बताया, प्लेट्यू से मिनरल्स निकाले जाते हैं, हमेशा याद रखना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में उसका सबसे बड़ा रोल होता है। ये नोट हो गया? कितने लोगों का हो गया? साथ के साथ नोट किया था क्या? नहीं किया था? जल्दी नोट करो भाई, या चीटिंग करने में पीछे रहोगे। हाँ। आज कौन सा दिन हो गया तुझे? 58वां 60वां? कौन सा? 58? अबे 57वां दिन तो उस दिन था तुझे, रनिंग में चल रहा था। माथा किसने फोड़ दिया तेरे? इतने छोटे पे? इतना छोटा तो एमबीओ भी नहीं होता। कर दिया नोट? अगला कंट्री ध्यान से सुनो, 5 मिनट में क्लास छोड़ रहा हूं, शांति से बैठे रहना, लिखवाऊंगा अभी क्योंकि हाँ हलचल करने लग जाओ। भूटान है, सुना है भूटान? सुनाइए तो फिर बताऊं क्या, सुन तो रखा है आपने पहले से ही। एक्चुअली भूटान के साथ क्या केस है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ऐसे समझ लो यूं, जैसे ये माउंटेन, ये भी माउंटेन, ये भी माउंटेन, और बीच में ये वैली है, घाटियां हैं। अब होगा क्या, अगर यहाँ पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, क्लाउड अगर, अब बिल्कुल ऐसे समझ लो यूं, यहाँ क्लाउड बना, अगर मूव करेगा तो इधर जाके टकरा जाएगा, और ये वाला इधर मूव करेगा तो ये टकरा जाएगा। मतलब बिल्कुल ऐसे नैरो शेप में है, माउंटेन्स के बीच में नैरो वैली में भूटान है। जैसे ही क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, किसी न किसी से जाके टकरा जाते हैं। और ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब क्लाउड टकराते हैं आपस में तो क्या होता है? बाढ़ आती है। अब मैं बता दूं सबको? नहीं बताऊं? अब सुन ले ध्यान से। जब क्या हुआ, मैं खड़ा हो जाता हूं, कैसी बात कर रहा है। जब बादल आपस में टकराते हैं ना, तो आपने देखा होगा, इसी को कहते हैं बिजली का तड़पना कड़कना, जो भी कहते हैं, होता है ना, एकदम से ऐसा लगता है बिजली ऊपर गिरी क्या। थंडरिंग बोला जाता है जिसको इंग्लिश में, थंडरिंग ज्यादा होती है। बादल फटते हैं? हाँ सही बताओ, नहीं फटते। मतलब क्या बादल फटने का? हाँ आप ये बोलोगे कि जब अचानक से किसी पर्टिकुलर रीजन में लिमिट से ज्यादा जब रेनफॉल हो जाती है, तब उसको क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि बादल जो कोई बोतल तोड़ी है कि उसमें ज्यादा गैस बन के फट गई। इस चीज को याद रखना। जैसे मैंने सुबह वाले बैच में पूछा था, ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता क्यों होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है हमें? सांस लेने के लिए। अनपढ़ भी बता देगा। आगे बात समझ में? आंसर क्या होना चाहिए वैसे आपका? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन की जो बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है वो होती है फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। बोलो हाँ या ना? दैट मींस रेस्पिरेशन के लिए। तो आप ये बोलोगे रेस्पिरेशन के लिए, बट आप क्या बताने की कोशिश करते हो? ब्रीदिंग। मतलब वो आंसर जो हर किसी को पता होता है। ध्यान से सुनना, थंडरिंग होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। क्या कहा जाता है? मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पे थंडरिंग बहुत ज्यादा होती है। आज जो पढ़ा है उसके पहले मुझे आंसर बताओगे। पहला क्वेश्चन जो आज मैंने सबसे पहले बताया, क्या बताया था? टॉपिक का बस नाम बता दो, वहीं से पूछ लो। हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? डूरंट लाइन है, रेड क्लिफ? पक्का? अफगानिस्तान और भारत के बीच, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच मैकमोहन लाइन कौन से समझौते के आधार पर खींची गई? कब? 1900
गलवान घाटी किस किस के बीच विवादित है? इंडिया और गलवान किसकी सहायक नदी है? श्योक की, और श्योक इंडस की। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन, मैकमोहन समझौता कब हुआ था? मैकमोहन लैंड किस किस के बीच खींची गई थी? इंडिया और किस किस के बीच है? वेरी गुड। सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई थी? सुगौली ट्रीटी इंडिया एंड नेपाल। काला पानी क्षेत्र किन किन के बीच विवादित है? लिपुलेख, ओलंपियादोरा, और याद रखना जो वो है ना लिपुलेख, लिपुलेख से होकर के एक रूट बिलोंग करता है जो जाता है कैलाश मानसरोवर, जो भगवान शिव का एक्चुअल में स्थान है। क्या बोल रहा था? बोल ले भाई, होम टाउन है। कितना खुश हो रहा है? चलो ठीक है जी, मैनू विदा करो। कल मिलते हैं, और घर जाके ना एक बार रिवाइज कर लेना, पूरा याद बना रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे सारा। एकदम निकल नहीं पाओगे तो समझदार लोग 2 मिनट रुक जाएंगे, बेवकूफ जल्दी जल्दी भागेंगे। हाँ हाँ, इधर से धीरे धीरे निकलना शुरू कर दो। एकदम निकल के कहां भागोगे? आराम आराम से निकलते चलो। नीलम नदी बॉर्डर पे बहती है। अभिषेक सर पॉलिटिकल है नहीं? नीलम नदी बॉर्डर पे बहती है, तो पाकिस्तान उसमें पीओके में तो नीलम नदी है। और जो अपना लद्दाख वाला क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर वाला, वहां पे बोला जाता है उसको किशन गंगा। हाँ, मिनरल्स के कारण दूसरा ये, वहां पे ना फ्रोजन है वो, जैसे आप खड़े हुए हो, पानी जमा हुआ है, आप बर्फ के ऊपर खड़े हुए हो। सुन तो ले, पैगोंग सो लेक में क्या है? वो फ्रोजन लेक है, एक ग्लेशियल लेक है, बर्फ के ऊपर आप खड़े हुए हो, नीचे उसके वाटर भी हो सकता है। तो पहला तो रीजन ये कि आप खड़े हुए हो, पूरा नीचे धस सकते हो, आप गहराई में जा सकते हो, पहला रीजन तो ये। दूसरा रीजन ये कि सलाइन वाटर है। 2 रीजन है, और मेन रीजन है कि फ्रोजन लेक है वो। ठीक है, जैसे कुछ लोग जाते हैं ना, आप स्केटिंग कर रहे हैं वहां पे,